गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पे। हम लोग साइनोसॉइडल या एसी सर्किट्स का एनालिसिस कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोग का क्वेश्चंस का। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है आरएल सोर्स आर एसी सोर्स अक्रॉस आरएल सीरीज सर्किट। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है कि एसी सोर्स अक्रॉस आरएल सीरीज सर्किट, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के सेपरेट हम लोगों ने लेक्चर्स देख लिए हैं, ठीक है, जिसपे कि क्या वोल्टेज करंट का रिलेशन होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या पावर निकल करके आती है, क्या पावर फैक्टर्स होते हैं, या आप इनका फेजर डायग्राम कैसे होता है, या वेव फॉर्म का डायग्राम कैसा होता है। तो ये सारी की सारी स्टडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पे कर रखी है, ठीक है। प्रीवियस पर हमने ये सारी बातें कर रखी हैं। अब इस टॉपिक पर आते हैं। तो इस टॉपिक पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और लास्ट में कमेंट करके बतलाना है। चलिए अब आ जाते हैं सीधे शुरुआत पर, अपने क्वेश्चन पर कि हमारा ये टॉपिक हमसे क्या बातें करना चाहता होगा, या यहाँ से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज आर, दिस वन एल, वी आर, वी एल, यहाँ से आपका करंट आ गई आई, ये सोर्स वोल्टेज हो गया वी, ठीक है, सोर्स वोल्टेज बन गया, और यहाँ पर आपका आरएल सर्किट हमने बना लिया। अब एक काम करते ना, इसका जो बेसिक शुरुआत ही करते ना वे थ्रू फेजर डायग्राम करते। अब यहाँ पर समझिएगा कि रेफरेंस फेजर किसको लिया जाता है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस वन। अगर इसका मैं आपसे कहूँ कि बच्चों आप इसका मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, तो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है बच्चों क्या आ जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाएगी कि सर इसका फेजर जो पिछले पर केस पर आप लोगों ने पढ़ा था, जब पिछली बातें आप लोगों ने की थी मुझसे, तो वहां पर क्या एक अच्छाई थी कि सर एक वोल्टेज था और एक करंट था, उन्हीं के हमको फेजर चेक कर लेने थे। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, या सेम फेज है, हमको सिर्फ इतना ही करना था, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं हमको करना था। अगर इससे ज्यादा किया होता तो हेडेक आती। अब आपका ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। और मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि बेटा बस इन तीन के सीख लो, बाकी के तो आप बना ही सकते। तो अब यहाँ पर पहले है कि रेफरेंस फेजर, मतलब मैं शुरुआत कैसे करूं, लास्ट तो बाद की बात आ गई, शुरुआत कैसे करूं। तो अगर रेफरेंस फेजर आपसे बच्चों पूछता है तो रेफरेंस फेजर मस्ट बी द वैल्यू विच इज कॉमन इन द सर्किट, ठीक है। रेफरेंस फेजर आपका क्या रहेगा, वह वैल्यू होनी चाहिए जो वोल्टेज या करंट पर V है, I है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वह वैल्यू लीजिए जो कि सारे सर्किट पर कॉमन या सेम होने की तरफ अग्रसर हो। तो कौन सा, ये सीरीज सर्किट है। तो बच्चों सीरीज सर्किट में करंट आपकी सेम रहा करती। करंट बच्चों कैसी होती है, तो करंट आपकी सेम रहा करती है। तो ये लीजिए, दिस इज करंट आई, यह आपको क्या मिली, करंट आई, फेजर डायग्राम। और इधर पर लिख लेते हैं रेफरेंस फेजर। रेफरेंस फेजर कौन सा होगा, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू नहीं लिखते, कॉमन क्वांटिटी, ठीक है। कॉमन क्वांटिटी मतलब V और I कुछ भी हो सकती है। यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर आपकी करंट है। क्यों करंट है, क्योंकि ये पूरे सर्किट में सेम होने वाली है। कॉमन लिखिए या सेम लिख दीजिए, ठीक है, जो कि सेम होने वाली है। तो ये V I आ गया। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पर बेटा क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन रजिस्टर। तो बोथ आर सेम फेज। क्या होता है बच्चों, बोथ आर सेम फेज। तो अगर बोथ आर सेम फेज देन दिस इज वी आर। यहां पर आपको क्या मिल गया बच्चों, वी आर मिल गया, ओके ना। अब आई नेक्स्ट पॉइंट कि सर यही सेम करंट तो इंडक्टर पर भी फ्लो हो रही है, यही सेम करंट तो इंडक्टर पर भी फ्लो हो रही है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करेगा, लैग करेगा, सेम फेज होगा, यह पता करते हैं हम लोग। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर में क्या रिलेशन होता है वोल्टेज एंड करंट का, तो ये आपको पता होगा कि सर करंट ऐसी होती है और वोल्टेज सर ऐसा होता है, मतलब 90 डिग्री सर लीड करता है।
जबकि रजिस्टर के केस पे सर क्या होता है, दिस इज करंट एंड दिस वन इज वोल्टेज, मतलब ये दोनों सेम फेज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी एल। क्यों हो गया ये ऐसा, क्योंकि सर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वह करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ पर आपने क्यों यूज किया, इधर पर क्यों, आप देखो आप चाहते तो आप इसको यहाँ बनाते, अगर आप बहुत करेक्ट रिलेशन पर आना चाहते हो तो आपको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर मत ड्रॉ करिए, क्योंकि अभी आपको फेजर सम करने पड़ेंगे, ठीक है। वोल्टेज के आप लोग फेजर सम करके रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करके मुझे बतलाओगे ना, तो इसलिए यहाँ ना ऐड करके हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं, वास्तव में रहा यहीं पर होगा, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट वन, दिस इज वोल्टेज वी, और इनके इनके मध्य एंगल आ गया थीटा। एंगल कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ पर आपको एंगल प्राप्त हो गया थीटा, ओके ना। ये फेजर आपको मिल चुका है, क्या फेजर डायग्राम बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही किसी को। तो फिर से आप देखिए क्या लिया, रेफरेंस फेजर लिया मैंने करंट को, जो कि एक्स एक्सिस पर मैंने बनाया, नॉर्मली एक्स एक्सिस पर ही हम लोग रेफरेंस फेजर को ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस फेजर ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, जो सेम हो क्वांटिटी सब पर, जो क्वांटिटी सेम हो उसी क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं। तो करंट चूंकि सीरीज सर्किट है तो करंट आपकी सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर बनाया। तो ये लीजिए भाई करंट आ गया, रजिस्टर पर करंट और वोल्टेज एक समान होता है, दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए वी आर सेम हो गया। इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज में क्या होता है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वह 90 डिग्री लीड करता है थ्रू करंट। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वह 90 डिग्री लीड करता है। तो ये लीजिए 90 डिग्री इसको लीड करा दिया। अब वी आर है, वी है, आपने कनेक्ट कर दिया, आपको सोर्स वोल्टेज वी प्राप्त हो गया। आपको कितना प्राप्त हो गया, सोर्स वोल्टेज बच्चों वी भी प्राप्त हो गया। अब आइए जरा यहाँ पर फेजर सम करिए, यहाँ पर आइए और फेजर सम करिए, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर फेजर सम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल। कितना आएगा, V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे, क्योंकि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। एक काम करो, चाहे जे मत लिखिए, पहले आप यहाँ पर एंगल्स पर ही लिख लीजिए। V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल एंगल 90 डिग्री, वी एल एंगल 90 डिग्री। अब आइए आगे बढ़िए, वन एंगल 90 डिग्री को आप बच्चों क्या बोलते हैं, जे, तो वी आर प्लस जे वी एल, ठीक है। V इज इक्वल टू कितना आया, वी आर प्लस जे वी एल। अगर आपसे यहीं पर मैं कहूं कि जरा वोल्टेज के टर्म पर ही आप लोग मुझे मैग्नीट्यूड्स वगैरह दे दीजिए, वैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बेटा क्या मुझे बोल देते कि सर V इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर एंगल ऑफ tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर, यह आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 इसको ना मानिए, काम करिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग मानते हैं, इसको माना, इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं। अब आइए भाई जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना आया बच्चों, क्या था, V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल। तो वी आर को आप बच्चों क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर, प्लस जे वी एल को कितना लिखेंगे, आई इंटू एक्सएल, ये V। तो V डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू आ गया आपके पास आर प्लस जे एक्सएल, एंड V अपॉन आई इज कॉल्ड द जेड। ये आपका क्या बन गया, इम्पीडेंस आपको मिल गया। कितना मिल गया, इम्पीडेंस मिल गया। वैल्यू कितनी है, आर प्लस जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल, यह आपको इम्पीडेंस यहां पर प्राप्त हो गया, ओके ना। अब इम्पीडेंस आया तो जरा इम्पीडेंस ट्रायंगल इसका ड्रॉ करेंगे क्या, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, सेम टू सेम बनेगा भाई। दिस इज योर इम्पीडेंस ट्रायंगल, आर एक्सएल जेड एंड थीटा, ठीक है, आर एक्सएल जेड एंड थीटा। जैसे भाई ये आपका ट्रायंगल था, इसका वाले का वोल्टेज का ट्रायंगल था, वैसा ही इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बन जाएगा।
इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये आपका क्या कहलाया, तो यह कहला रहा है आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल। चलिए भाई, इम्पीडेंस ट्रायंगल आ चुका है, तो अब मैग्नीट्यूड निकालिए एंड फेज एंगल निकालिए, ठीक है। और यहीं पर आप लोग फिर कॉस थीटा वगैरह का भी एटसेट्रा हम लोग इस पे बातें करेंगे। तो मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड जेड का रहेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्सएल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये आपको एंगल्स भी मिल गए। चलिए सर, अब अगली बात यहाँ पर करते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं। अब आइए देखिए, चलो अभी पहले आगे कर लेते हैं फिर और समझेंगे। मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जरा आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करिए, आई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आप लोग करा दीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे ना तो बेटा पता है क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू एल, ठीक है। आप इसको सिंपल सा पी भी लिख सकते हो, पी प्लस जे क्यू एल, पी प्लस जे क्यू एल। क्यूएल इज कॉल्ड, क्यूएल को आप लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टर पे रिएक्टिव पावर, ठीक है। क्यूएल को आप क्या बोल देंगे, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, एस अपरेंट पावर एंड पी इज योर एक्टिव पावर, ठीक है। आइए यहाँ पर पहले पावर ट्रायंगल आप लोग देखिए, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर बच्चों, आप लोग को देखना है पावर ट्रायंगल, एंड अभी यहाँ पर फर्दर हम लोग बातें करेंगे। तो बच्चों पावर ट्रायंगल ना एग्जैक्टली आपका फॉलो करेगा, पावर ट्रायंगल आपका एग्जैक्टली फॉलो करेगा इन ट्रायंगल्स को, कुछ नया नहीं बनेगा। दिस वन इज P, दिस वन Q, एंड ये आ गया S, एंगल है थीटा। P आपका बच्चों यहाँ पर क्या कहला रहा है, तो P को आप बोल रहे हैं एक्टिव पावर, Q ना लिख करके Q सफिक्स पे L लिखिए, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, क्या है क्यू एल आपका क्या है, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, एंड एस इज अपरेंट पावर। एस क्या है बच्चों, तो एस आपका अपरेंट पावर। देखिए अगर आप इनकी यूनिट्स देखोगे तो ये वाट है, ये VAR होता है, और इसकी यूनिट अपरेंट पावर की बच्चों वोल्ट एम्पियर होती है। अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट एम्पियर आपकी होगी, ठीक है। चलिए भाई सर, यहाँ से इतनी बातें हो गई, अब जरा निकालते हैं हम लोग किसकी वैल्यू, वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू। अभी तक हम लोगों ने सारी बातें जो की हैं उस पर वोल्टेज एंड करंट का वैल्यूज पर अभी तक नहीं आए, अभी तक सिर्फ हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल है या वोल्टेज ट्रायंगल या पावर ट्रायंगल है, यहाँ तक हम लोगों ने बातें की। पहले यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट करें कि सर करंट का क्या वैल्यू होगा, वोल्टेज का क्या वैल्यू होगा, उसके बाद बाकी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जरा आप कंसीडर करो, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ चीजें कंसीडर करिएगा, मैं उसी के टर्म पे बतला देता हूँ। वोल्टेज ट्रायंगल पर आप देखिए, अगर आप बच्चों यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका आई वाला करंट का फेजर आ गया। करंट के फेजर से वोल्टेज का फेजर क्या कर रहा है, थीटा डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज के जो फेजर्स हैं उन पे कितना फेज डिफरेंस है, थीटा का फेज डिफरेंस है। थीटा जैसे आपने यहाँ पर देखा तो कितना आता, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VL अपॉन VR, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर फेज डिफरेंसेस मिल रहे हैं बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। किसके किसके मध्य, वोल्टेज और करंट के मध्य ये आपको फेज डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर मैं लेट अस कंसीडर द करंट इज I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, अगर आपकी करंट यहाँ पर बच्चों रही हो IT इज इक्वल टू Im sin
ओमेगा टी। करंट का वैल्यू आपको बच्चों क्या रहा हो, आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, देन व्हाट इज द वोल्टेज, तब आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा डिग्री लीड करने वाली वेवफॉर्म, वोल्टेज जो है वह करंट से कितना लीड कर रहा है, तो थीटा लीड कर रहा है। तो अगर ये थीटा लीड कर रहा है तो फिर आप थीटा लीडिंग दिखला दो। वी और आई के मान पर आने के लिए तो एग्जैक्टली आपके जो रूल्स थे आप उनको अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो वोल्टेज आपका क्या हो गया, करंट से थीटा लीड कर रहा है। सर पहले तो 90 डिग्री आपने लीड कराया था, यहाँ थीटा क्यों लीड कराया, क्योंकि बेटा ये प्योर इंडक्टर का केस नहीं है, क्योंकि ये प्योर इंडक्टर का केस नहीं है, आरएल का केस है। और जब ये आरएल का केस है, आरएल का केस है, तो वहां पर मैंने देख लिया खुद ही कि वोल्टेज और करंट के मध्य फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, थीटा डिग्री का आ रहा है, तो इसलिए ये किया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आपसे यहाँ पर कहता है कि जरा पावर पता करिए, तो P इज इक्वल टू वी टी इंटू आई टी, आप बोल देते, क्या बोलते, पावर का वैल्यू कितना आएगा, वी टी इंटू आई टी, ओके ना। तो मल्टीप्लाई आप लोग करा लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एवरेज पावर बोलूंगा सीधे, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, वी आई कॉस थीटा। कितनी पावर आएगी बच्चों, तो आपके पास जो पावर आएगी वह होगी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द कॉस थीटा, व्हाट इज द कॉस थीटा। उससे पहले चूंकि अब हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड पर आना पड़ेगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें बतला देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको मैं पावर से रिलेटेड या पावर फैक्टर से रिलेटेड अभी और बातें आपसे करूंगा। एक यहाँ पर टर्म आया है इम्पीडेंस, व्हाट इज द इम्पीडेंस। पहले तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम। इम्पीडेंस की आपकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस की भांति ही होता है, दैट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, जो कि क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है। समझ रहे हैं ना बात को, धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो ऐसे ही आपसे पूछे कि सर एक्सेल का इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बाय द इंडक्टर, ठीक है, सिमिलर एज एक्सी। तो ये आपकी कुछ भी बातें हैं तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है, एक्सेल से हैं, एक्सी से हैं, या इंपीडेंस रहा। तो इंपीडेंस का बेटा यहाँ पर मात्रक क्या था, इंपीडेंस का यहाँ पर आपको मात्रक ये मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रायंगल्स वगैरह आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, इनकी बातें आप लोग के लिए क्लियर हुई होंगी। आइए अभी आगे बात बढ़ाइए एवरेज पावर से। इस ट्रायंगल को भी मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। इंपीडेंस ट्रायंगल अभी मैं रहने दूंगा आप लोग के लिए। और अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपकी और कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आपने क्या निकाल लिया, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है, जहां पर V एंड I आर RMS वैल्यू, ठीक है, V और I आपकी कौन सी वैल्यूज हैं बच्चों, तो यह आपकी RMS वैल्यूज हैं, V और I जो हैं। अब आइए सर कॉस थीटा पर। कॉस थीटा को आप बेटा किस नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर आप इसको बोलते हैं। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, फिर इसकी मैं डेफिनेशन बतलाता हूँ। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से जरा निकालो, इस वाले फिगर से। नॉर्मली इसी से काफी ज्यादा निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, आर अपॉन जेड, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर अपॉन जेड। सिमिलर अगर आप वोल्टेज वाले फेजर पर आते तो आप क्या बोल देते मुझे कि सर वी आर अपॉन वी, क्या बोल देते बच्चों, वी आर अपॉन वी। या फिर इस फेजर पर जरा आइए तो आप क्या बोलेंगे, सर इट्स पी अपॉन एस। पावर फेजर पर आपको बेटा यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, दिस इज पी अपॉन एस। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि एग्जैक्टली इधर पर जो कॉस थीटा चल रहा है आरएल पर, वह कैसा आएगा, तो वह लैगिंग आएगा। सर क्यों आएगा लैगिंग, क्योंकि सर इंडक्टर लगा हुआ है। प्योर इंडक्टर होता तो 90 डिग्री लैग कर जाता, प्योर इंडक्टर होता तो 90 डिग्री लैग कर जाता, लेकिन यहाँ पर आरएल सर्किट है, इस वजह से ये बिटवीन 0 to 1 आएगी वैल्यू, ठीक है। और एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। एंगल यहाँ पर बच्चों कितना रहेगा, बिटवीन 0 to 90 डिग्री रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर रेंज ऑफ पावर फैक्टर बोल दूं, रेंज ऑफ पावर फैक्टर, तो ये बेटा कितना रहेगा, रेंज ऑफ पावर फैक्टर रहेगा बिटवीन 0 to 1। ध्यान रखिएगा बिटवीन
0 to 1 लैगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। दैट मीन 0 to 1 लैगिंग, ना ही 0 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है, क्योंकि अगर 1 हो गया तो प्योर रेजिस्टिव केस बन जाएगा, और 0 हो गया तो प्योर इंडक्टिव केस बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों केसेस नहीं बन सकते क्योंकि आरएल सर्किट है। ये रही बातें। अब आइए पावर फैक्टर एंगल का रेंज में अगर आपसे पूछूं, रेंज ऑफ पावर फैक्टर एंगल, रेंज ऑफ पावर फैक्टर एंगल पर अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, अगेन यही बात मैं लिखूंगा, बेटवीन रहेगा लेकिन 0 to 90 डिग्री, ना ही 0 डिग्री करिएगा ना ही 90 डिग्री। 0 डिग्री अगर आप करते हो तो किस पर आ जाएगा बेटा, प्योर रेजिस्टिव केस पर आ जाएगा, और 90 कर दोगे तो कैपेसिटिव का केस, सॉरी प्योर इंडक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो ना ही तो प्रॉपर 0 करना है और ना ही प्रॉपर आप लोगों को 90 डिग्री करना है यहाँ पर। ओके ना, चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। तो अभी यहाँ पर आपने क्या किया, पावर फैक्टर एंगल की बातें की। तो पावर फैक्टर एंगल एक्चुअली टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेजर। ठीक है, ये क्या करता है, पावर फैक्टर एंगल जो करंट फेजर का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर बतलाता है। तो नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पावर फैक्टर एंगल टेल्स अबाउट द, ये आपको क्या बतलाता है, टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ करंट फेजर, टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ करंट फेजर, पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। पावर फैक्टर एंगल बेटा क्या बतलाता है, करंट फेजर की पोजीशन बतलाता है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेजर। अगर आपने देखा है तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी तो था, ऐसा तो है नहीं कि दिखाया नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा करंट आपकी ऐसी है तो वोल्टेज आपका ऐसे बना था, भी आपका जस्ट बना हुआ था। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने ये दोनों बनाए हुए थे फेजर डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम जब आपने ड्रॉ किया था तो आपने यहाँ पर क्या बोला था कि सर वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय थीटा डिग्री। अब क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय थीटा डिग्री, या फिर आपने कहा था कि करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सॉरी थीटा डिग्री। पावर फैक्टर एंगल टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर, करंट फेजर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर बताता है। तो अगर ये इस चीज को बता रहा है तो आप यही तो बोले थे कि सर जो रेंज ऑफ पावर फैक्टर आया है वह 0 से 1 के मध्य आया है और लैगिंग आया है। कैसा पावर फैक्टर मिला, ये देखिए cos थीटा मैंने लैगिंग लिखा हुआ है। क्यों लैगिंग लिख दिया, क्योंकि करंट सर थीटा डिग्री लैग कर रही है। किससे लैग कर रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है। किससे लैग कर रही है, वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग कर रही है। ओके ना, तो ये रही आपकी इसकी बातें। अभी और आइए पावर फैक्टर पे, और हम लोग करते हैं बातें। और नॉर्मली आपका मैंने रेफरेंस फेजर बतला दिए। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और है आपका, जैसे ये था और क्या था, ये लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन जेड दिया हुआ है आपका बेटा। cos थीटा क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन जेड आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, अगर मैं इससे कंपेयर कराता हूँ ना तो फिर मैं यहाँ पर पावर फैक्टर का डेफिनेशन आप लोग के लिए बोल सकता हूँ कि इट टेल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन टोटल इम्पीडेंस। ये आपको बेटा क्या बतलाता है, इट इंडिकेट टोटल कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस इन टोटल इम्पीडेंस, कि टोटल इम्पीडेंस पे रेजिस्टेंस की कितनी मात्रा है या रेजिस्टेंस कितना है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। कौन आपका देता है, तो ये भाई सब दिया करते हैं cos थीटा। ठीक है, पावर फैक्टर आपको इंफॉर्मेशन देता। अगर आप देखो तो परसेंटेज टाइप तो दिख ही रहा है ना कि भाई टोटल से डिवाइड किया आपने। तो जैसे बोलते हैं ना कि 20 मार्क्स हैं किसी के, बोले कितने पर है, आउट ऑफ सर 100 है तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल आप कर देते हो ना। तो वैसे ही टोटल इम्पीडेंस पर अवेलेबल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल इम्पीडेंस पर अवेलेबल रेजिस्टेंस कितना है। तो पावर फैक्टर
indicates power factor indicates contribution of resistance contribution of resistance in total load in total load of system। तो ये सॉरी टोटल लोड पर रेजिस्टेंस या रजिस्टिव लोड का कितना कंट्रीब्यूशन है, रजिस्टिव लोड का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है पावर फैक्टर। कौन देता है? पावर फैक्टर। एक नोट यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर से रिलेटेड काफी बातें की हैं। ऑलवेज हाई पावर फैक्टर, ऑलवेज हाई पावर फैक्टर इज डिजायर्ड। हमेशा बच्चों क्या होता है? हाई पावर फैक्टर आपका डिजायर्ड होना चाहिए। सिंस पावर फैक्टर इज लो, अगर आपको बेटा पावर फैक्टर लो हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? लॉसेस विल बी हाई, लॉसेस विल बी हाई, वोल्टेज वेरिएशन मोर, वोल्टेज वेरिएशन बच्चों कैसा होगा? तो ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन आप लोगों का होगा और इफिशियंसी लेस हो जाएगी। आपके सर्किट का इफिशियंसी कैसा हो जाएगा बच्चों? लेस हो जाएगा। ये आपके सर्किट या सिस्टम, सिर्फ सर्किट नहीं बोल सकते क्योंकि पावर फैक्टर तो आपके प्रॉपर नेटवर्क सिस्टम सबका रहेगा। तो इस वजह से आपका क्या देखने को मिला कि सर अगर पावर फैक्टर ने क्या बतलाता है, एक तो रजिस्टिव लोड बतला देता है कि टोटल लोड पर रजिस्टिव लोड कितना है, दूसरा क्या बताता है हमको, क्या पता चला कि सर ऑलवेज हायर पावर फैक्टर इज नेसेसरी या डिजायर्ड है, नेसेसरी तो नहीं बोल सकते, डिजायर्ड बोलिए, कि ऑलवेज हायर पावर फैक्टर इज डिजायरेबल टू गेट बेटर आउटपुट, बेटर एफिशिएंसी, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, इनके लिए चाहिए। अगर आपका नहीं होगा हायर पावर फैक्टर तो लॉसेस ज्यादा होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, आपका जो वोल्टेज वेरिएशन होगा वह ज्यादा होगा, एंड इफिशियंसी विल आल्सो बी लेस। ठीक है, इफिशियंसी विल बी लेस आल्सो। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब फिर हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट आरएल के बाद आरसी सीरीज सर्किट। नेक्स्ट केस बच्चों हमारा क्या है? सो दिस इज आरसी सीरीज सर्किट। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों? तो यह है आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरएल सीरीज सर्किट अभी हम लोगों ने देख लिया था, अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, एंड नाउ आरसी सीरीज सर्किट। ऐसे ही जैसे ही दोनों कंप्लीट, फिर आरएलसी सीरीज सर्किट। मजा आएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कंटिन्यू आप लोगों को नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ओके, अब आ जाइए आरसी सीरीज सर्किट पे। आर सी वी आर, यहाँ पर ये आ गया कितना वोल्टेज बेटा? वीसी, सोर्स वोल्टेज रहा होगा वी। यहाँ से हमने क्या किया? करंट आई फ्लो करा दी। क्या किया? करंट बच्चों यहाँ पर आपकी आई फ्लो हो गई। आइए भाई, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई इसका सिंपल से जैसे शुरुआत करना है तो इजीली आप लोग फेजर वगैरह के थ्रू आइए। वोल्टेज करंट का रिलेशन आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही आसानी के साथ आप लोग को बतला दिया था।
अगर वैसा नहीं ट्राई करते तो फिर मैं पोलर फॉर्म वगैरह से भी ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल कि इसको ट्राई नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोग इसको ट्राई कर सकते थे, लेकिन फेजर आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, भविष्य में आप लोगों को फेजर पर बहुत काम करने हैं, इस वजह से पढ़ते चलिए बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए यहाँ पर अगेन आपका रेफरेंस फेजर बेटा क्या होगा, तो सर करंट सेम है तो करंट को ही रेफरेंस फेजर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करिए सर, करंट चूंकि आपकी सेम थी तो करंट को रेफरेंस फेजर लीजिए, ले भाई ले लिया। और सर रजिस्टर पर पता है आपको क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो दोनों आपका सेम फेज होते हैं, वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ रजिस्टर आर सेम, तो ये लीजिए ये आपका बना दिया वी आर, तो वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज हो गए। अगली बात, इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में बेटा क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स बाय वोल्टेज 90 डिग्री। करंट आपकी बच्चों कैसी होनी चाहिए, तो करंट लीड करनी चाहिए वोल्टेज से 90 डिग्री, ये लो लीड करा दिया। कैपेसिटर जो है आपका वोल्टेज से करंट से क्या हो गया 90 डिग्री लैग कर गया ना, तभी तो करंट लीड कर जाएगी कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री, तो ये हो गया। लेकिन आपने क्या बोला कि सर मुझको भी ना यहाँ पर फेजर सम करना पड़ेगा, तो ये बोला गया कि एक काम करो, ये जो बनाया था इसको पैरेलल पर यहाँ बना दीजिए, ये आपने बना दिया, एंड दिस इज योर वोल्टेज वी, एंगल कितना आ गया थीटा, ठीक है। एंगल हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एंगल मान लिया थीटा। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा सीधे कि जरा वोल्टेज का रिलेशन आप लोग बनाइए, वोल्टेज का रिलेशन यहाँ पर आप लोग बनाइए, या फिर कह दें कि चलो यहाँ पर इस पर अप्लाई केवीएल, ठीक है। आप इधर पर एक काम करिए, केवीएल अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप केवीएल अप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, एंगल कितना आएगा -90 डिग्री, क्योंकि जो ये तो लिखा ही नहीं यार, सॉरी इट्स नॉट वी एल इट्स वी सी, वी सी। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वह आपका जो करंट से है क्या कर रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसीलिए वीसी एंगल -90 डिग्री, कितना आया वीसी एंगल -90 डिग्री, ओके ना। चलिए तो अब आपको इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू वी आर माइनस जे वी सी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन एंगल -90 डिग्री को आप बेटा क्या लिखते हैं -J1, ठीक है, वन एंगल -90 डिग्री को -J1, तो ये आपके पास एक बन गया भाई फॉर्मूला, V इज इक्वल टू वी आर माइनस जे वी सी, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया सर, इसको एक काम करिए सर, फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अगर अब आपसे सोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ ले, कोई आपसे कहे कि सोर्स मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बेटा यहाँ से V का वैल्यू बतला सकते हैं ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ओके ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स VC अपॉन V, माइनस tan इनवर्स VC अपॉन V, या फिर आप लोगों को लिखना है तो इसके अंदर आप माइनस साइन ला सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बाद में तो साइन वैसे ही बाहर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस VC अपॉन V, माइनस VC अपॉन V, ये आपके पास आ गया। तो अब आप चाहो तो कंबाइंड रूप पर एक जगह पर भी तो लिख सकते हो, तो V इज इक्वल टू, आप बेटा इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड V एंड tan इनवर्स माइनस VC डिवाइडेड बाय V, माइनस VC डिवाइडेड बाय, ओ इट इज नॉट V, इट इज VR, ये आपका बच्चों V नहीं है, ये VR है, दिस इज ऑल्सो VR, ठीक है, tan इनवर्स VC अपॉन VR, अब सही है। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से ही फिर से करिए शुरुआत। तो इक्वेशन नंबर 1 से अब आपको यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्पीडेंस डायग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू वी आर माइनस जे वी सी, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, वी आर को आप क्या लिख दोगे I इंटू आर, और माइनस जे वी सी को कितना लिख दोगे I इंटू एक्स सी, तो यहाँ से I कॉमन ले लीजिएगा, R माइनस जे एक्स सी, तो V अपॉन I
इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा आर माइनस जे एक्स सी एंड वी अपॉन आई इज कॉल्ड जेड एंड जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। तो ये मिल गया आप लोगों को। अच्छा सर फिर इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करिए। तो ये लीजिए इम्पीडेंस ट्रायंगल आपका कैसे आ गया, आर एक्स सी माइनस जे एक्स सी था इसलिए 90 डिग्री नीचे की तरफ, थीटा एंड जेड। ठीक है, ये आपके पास इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। सर इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसको पोलर फॉर्म पर सर रख दीजिए, एक बार पर ही पोलर फॉर्म पर बच्चों रख दे रहा हूँ इसको। तो z का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंगल tan इनवर्स माइनस एक्स सी अपॉन आर, tan इनवर्स माइनस एक्स सी अपॉन आर। ओके ना। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपका बन चुका है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद एक काम करें, इक्वेशन नंबर सेकंड पर ही आई स्क्वायर का जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई चाहे सेकंड पे कराइए, पिछले पर सेकंड पे कराया था ना, इक्वेशन नंबर वन पर कराइए करंट आई का मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा बेटर रहेगा। मल्टीप्लाई बाय करंट आई इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन पर करंट आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, करंट आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, v इंटू आई इज इक्वल टू वी आर इंटू आई माइनस जे वी सी इंटू आई, वी सी इंटू आई। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, वी आई क्या बन गया, ये आपका s बन गया, वी आर आई ये p बन जाएगा माइनस जे क्यू सी, s इज इक्वल टू p माइनस जे क्यू सी। बाकी आपका पावर ट्रायंगल इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह की तरह ही बनेगा, दिस इज p क्यू सी एंड s। ठीक है, p क्यू सी एंड s, p क्यू सी और s आपका पावर ट्रायंगल आपका बन जाएगा भाई। जैसा पावर ट्रायंगल पहले था वैसे ही आपका पावर ट्रायंगल फिर से आप लोग को यहाँ पर नया बना हुआ मिल जाएगा। ओके ना। अब बातें क्या करते हैं यहाँ पर, वोल्टेज, और ये आप लोगों ने सारी बातें कर ली। हियर अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है बच्चों, आपको देखने को मिल रहा है कि जो सर करंट का फेजर है ये वोल्टेज के फेजर से थीटा डिग्री लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, थीटा लीड कर रहा है। चलिए लिखिए यहाँ पर पॉइंट, हियर करंट लीड्स, कौन सी करंट यार, हियर सोर्स करंट बोलते हैं, सोर्स करंट लीड्स सोर्स वोल्टेज बाय थीटा। ठीक है, जो सोर्स वोल्टेज से जो करंट है वह कितना लीड कर रहा है, थीटा लीड कर रही। और अगर थीटा यहाँ पर लीड कर रही तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पर वोल्टेज को बेस बनाया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको बोलता हूँ तो करंट बेटा कितना हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आई टी इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बाकी रह गई बात पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर आपका अगेन वैसी ही वैल्यू जाएगा, प्लस माइनस का तो हम लोग यहाँ पर सीन करते नहीं पावर फैक्टर पर। ठीक है, तो पावर फैक्टर बेटा कितना आ जाएगा, तो पावर फैक्टर रहेगा आपका, पावर फैक्टर इज इक्वल टू अगेन आपका आर अपॉन जेड। अब क्या बोल दीजिए, आर अपॉन जेड आपका आ जाएगा, या फिर वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी, या P अपॉन S। लेकिन याद रखिए ये कैसा पावर फैक्टर प्राप्त होगा बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होगा। कैसा पावर फैक्टर प्राप्त होगा, लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपका जो फेज जो मैग्नीट्यूड रहेगा इस पावर फैक्टर का, जो वैल्यू होगी वह बिटवीन 0 to 1 होगा। कितना होगा वैल्यू बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी 0 to 1 होगी, लेकिन ना ही शून्य होगी और ना ही 1 होगी। ओके ना।
ना तो इसको 0 कर दीजिएगा और ना ही गलती से इसको 1 बना दीजिएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपका बेट बीन पर रहेगी वैल्यू, ठीक है, क्या रहेगा, बेट बीन पर आपकी यह वैल्यूज होंगी, ओके ना। चलिए तो यहीं पर एक काम करते हैं, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ, यहीं पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को चलिए करवा देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। एक आपका वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन दिया हुआ है, एक वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन दिया हुआ है एंड कह रहा है क्वेश्चन कि टेल मी कि इसमें से यह कौन सा एलिमेंट बनेगा, ठीक है, टेल मी कि कौन सा एलिमेंट बनेगा, लाइक Vt इज इक्वल टू 9 साइन t प्लस 45 डिग्री एंड It इज इक्वल टू 3 साइन t माइनस 45 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन बच्चों क्या किया गया कि फाइंड द एलिमेंट, यहाँ पर आपका बच्चों कौन सा एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर आपका कौन सा एलिमेंट बनेगा। तो देखिए जरा रिलेशन अगर आप लोग देखिए तो एक रिलेशन क्या कह रहा है कि वोल्टेज जो है 9t प्लस 45 डिग्री है, 9t प्लस 45 डिग्री है, जबकि करंट आपका क्या है t माइनस 45 डिग्री है। करंट कैसी है बेटा, t माइनस 45 डिग्री है। अगर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं इसका, मैं क्या करूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दे ही दूं, तो देखिए अगर मैंने x एक्सिस को क्या किया कि रेफरेंस फेजर मान लिया, x एक्सिस को बच्चों मैंने क्या बोला कि इट इज योर रेफरेंस फेजर, तो वोल्टेज क्या कर रहा है 45 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज बच्चों क्या कर रहा है 45 डिग्री लीड कर रहा है। तो चलिए लीड करा दीजिए, ये लीजिए, ये आपने बना दिया वोल्टेज। और करंट क्या कर रही है, करंट जो t है ना, जो बेस था, जो बेसिक था, उससे ही 45 डिग्री लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है 45 डिग्री। ये आपका देखिए वोल्टेज का था बच्चों 45 डिग्री और यह आ गई आपका करंट, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों अब आपका मिलाकर के ऐड करके कितना हो गया, तो इट इज 90 डिग्री और 90 डिग्री करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, कौन सा केस होगा, ऑब्वियसली सर इट इज अ इंडक्टर। ये किसका केस बन जाएगा, इंडक्टर का केस बन जाएगा। बाकी आपसे वैल्यू पूछे तो v अपॉन आई करके आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कभी कभार, बच्चे ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होता ही है। लेकिन अक्सर टफ क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में प्रेजेंस ऑफ माइंड इजी क्वेश्चंस पे कहता अरे यार ये तो कुछ है नहीं, और बस वही गड़बड़ हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का सीरीज आरएलसी सर्किट। नेक्स्ट केस इज सीरीज आरएलसी सर्किट। अगेन महत्वपूर्ण सूचना कि क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाया करें क्लास को। क्लास के बारे में अपने सद्भाव जो भी है वे कमेंट बॉक्स पर जाकर के बतलाया करें कि सर क्लास कैसी लगी, या हमको आपने ये अगर और समझाया होता, या फिर अगर आप और ये इस टॉपिक का क्लास ले लें। अगर आपके कुछ ऐसे सजेशंस आएंगे तो उन पर शीघ्रता के साथ जल्द ही अमल भी किया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट इज योर सीरीज आरएलसी सर्किट। आपका नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट केस है आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट, अगर आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है तो देखिए यहाँ पर आपका सर्किट कैसे बना होगा, यहाँ पर आपकी क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। दिस इज आर एल एंड सी, ये हमने सोर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये रजिस्टर है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर। कितना वोल्टेज यहाँ पर लगाया आपने, वी आर, इधर पर वी एल, दिस इज वी सी, वोल्टेज आ गया यहाँ से वी, यहाँ से आई। देखो प्रीवियस यहाँ पर चूंकि आपने ऑलरेडी बातें कर रखी हैं, आप लोगों ने ना प्रीवियसली यहाँ पर काफी सारी बातें कर रखी हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा
ये आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि फेजर वगैरह कैसे बनेगा क्या है, क्योंकि आपको आने लगा होगा, उम्मीद तो यही करेंगे ना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो आ भी रहा होगा, तो फेजर भी अच्छे से बन जाएंगे, जो सिचुएशंस में लेट करूंगा वो भी आप लोग इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पर क्या ड्रॉ करिए भाई, फेजर डायग्राम सर ड्रॉ करना। सर यहाँ पर तीन चीजें आ गई, वी आर आ गया, वी एल आ गया, वी सी आ गया। सर अब बताओ, अब जरा आप बताओ कि यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो मैं कहूँगा सॉल्यूशन करना तो मजा आ जाएगी, बस मजा आ जाएगी, बाकी का तो पता है नहीं। तो रेफरेंस फेजर बेटा क्या लोगे, रेफरेंस फेजर मस्ट भी यहाँ पर करंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या सर दूसरे को अगर ले लेंगे तो बनेगा नहीं, क्या बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, वहां पर भी बनेगा, बस आप लोगों को बनाने पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उस क्वांटिटी को लीजिए जो कॉमन हो। ठीक है, जो आपका कॉमन है, या फिर कहूँ कि सेम है पूरे सर्किट पर। जैसे ट्रांसफार्मर पर आप लोग फ्लक्स लेते थे ना, फ्लक्स से शुरुआत करते थे, क्यों करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर के केस में आप लोगों ने जब फेजर डायग्राम सीखा होगा तो आपने क्या बनाया होगा बच्चों कि आपने करंट को सॉरी फ्लक्स को लिया होगा रेफरेंस फेजर। क्यों लिया था करंट को रेफरेंस फेजर, क्योंकि वहां पर आपका सर प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों के केसेस में करंट सेम सॉरी फ्लक्स आपका कॉमन हुआ करता है, इस वजह से करंट फेजर ले लीजिए, दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन जब आपने ऑन लोड पढ़ा होगा तो बनाने के लिए अच्छा होगा कि लोड साइड से लेकर के बनाइए। ठीक है, लोड साइड से आप लेकर के आते थे और फिर बाद में फ्लक्स वगैरह एटसेट्रा आपके आते थे और लास्टली सोर्स तक पहुंचते थे। ये सर मतलब जो मैंने अभी आपसे बात बोली थी ना कि सर यहाँ करंट से ही बनाना नेसेसिटी नहीं, आप वीएल से बना दो यार, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि जब वीएल से बनाओगे फिर आपको करंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर आप वीआर और वीसी और सोर्स वोल्टेज की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आंसर नहीं रॉन्ग होगा, बस करेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कर सकें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका हर हाल में करेक्टली यूज होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैंने रेफरेंस फेजर लिया, अगेन वही की जो सेम है क्वांटिटी उसी को लूंगा, दिस इज योर करंट। कौन सा रेफरेंस फेजर बच्चों मैंने लिया, तो मैंने करंट को रेफरेंस फेजर यहाँ पर आपका माना हुआ। अब करंट को ले लिया, तो अब आया वी आर वी एल और वीसी पर, तो वोल्टेज इन रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बच्चों क्या होता है, सेम फेज होता है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सेम फेज होगा, किसके सेम फेज होगा, करंट के सेम फेज होगा सर। अगले पर आइए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर पर करंट से क्या करता है 90 डिग्री लीड करेगा, करंट से क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है, ये लीजिए लीड करा दीजिए। और कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होता है, लैग करता है 90 डिग्री। कैपेसिटिव वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री। अच्छा सर, यहाँ पर एक कंडीशन जरा एज्यूम करिए, लेट करिए, लेट VL इज ग्रेटर देन VC, लेट VL इज ग्रेटर देन VC। अब जरा समझिए, एक तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैसे हैं, आउट ऑफ फेज है ना, आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। अब कौन किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लेट किया हुआ कि VL इज ग्रेटर देन VC। ये सर क्यों लेट किया गया, या फिर हम लोग बुक्स वगैरह पर भी देखते हैं ना सर, मोस्टली यही लेट करवाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो फाइनली जो नेचर है लोड का वह मोस्टली इंडक्टिव नेचर आ जाता है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है ना, इस वजह से नॉर्मली ये लोग ऐसा करते हैं कि भाई कैपेसिटिव इफेक्ट बहुत होता नहीं, तो पावर फैक्टर हम लोग क्यों ना ट्राई करें कि लैगिंग ही बनने का प्रयास कर जाए। सर कैपेसिटिव का केस फिर हो नहीं सकता क्या, हो सकता है, बिल्कुल कैपेसिटिव का भी केस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, ठीक है ना। VL इज ग्रेटर देन VC आपने कराया, तो ये बच्चों क्या आ गया इधर पर आपके पास वैल्यू VL माइनस VC, VL माइनस VC, दिस इज योर सोर्स वोल्टेज V, दिस इज योर सोर्स वोल्टेज V। ये आपके पास कितना आ गया, एंगल थीटा आपने बना लिया, और करंट भी आ गई है आपके पास, वोल्टेज भी आ गया। चलो जरा, चाहे फेजर से कर लो या इधर से कर लो, तो आपके पास बच्चों क्या बनेगा, V इज इक्वल टू VR प्लस JVL माइनस, ऐसे मत करो, V इज इक्वल टू VR, एंगल जीरो रहता है तो कुछ में लिखता ही नहीं, VL एंगल 90 डिग्री माइनस VC एंगल माइनस 90 डिग्री, ठीक है, माइनस VC एंगल माइनस ऑफ 90 डिग्री। तो अब आप इसको J के टर्म पर लाइए, तो बच्चों क्या बन जाएगा, VR प्लस J VL माइनस VC, कितना बन गया, V इज इक्वल टू VR प्लस J VL माइनस VC। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जे आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी। तो क्या बन गया बच्चों, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी एंड इम्पीडेंस जेड बिकम्स इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी। This is your impedance. If you are talking about the magnitude of impedance, then it is given by r square plus xl minus xc square whole root. ठीक है, रूट ऑफ r square plus xl minus xc square. ठीक है जी, this one. And what is the angle, phasor angle? Phi is equal to tan inverse xl minus xc divided by r. Now draw the impedance triangle. So this is your impedance triangle. This is R, XL minus XC and impedance Z. This one is angle theta. This one is angle theta. Okay now. तो ये है आपके पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी भी आप लोग यहाँ पर मिल चुका है। ओके, तो चलिए ये आप लोग का इम्पीडेंस ट्रायंगल भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, फाई वगैरह का वैल्यू भी आप लोगों ने पता कर लिया है। ठीक है, नहीं पता किया आप लोगों ने फाई का वैल्यू और वी का वैल्यू, तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पता, फाई नहीं सॉरी थीटा, फाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी रहेगा। और अगर वोल्टेज पूछते हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी रूट होल स्क्वायर। ठीक है, this one next, multiply by current I in equation फर्स्ट पर जरा करंट I का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज वी आई इज इक्वल टू वी आर इंटू आई प्लस जे वी एल माइनस वी सी इंटू आई, वी एल माइनस वी सी इंटू आई। तो बेटा क्या बन गया, S इज इक्वल टू P प्लस जे Q बन गया। ठीक है, या फिर आप इसको कहो तो QL माइनस QC बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका Q बेटा क्या होगा, Q आपका यहाँ पर रहेगा QL माइनस QC के बराबर। Q आपका क्या बोल सकते हो, तो Q इज इक्वल टू है QL माइनस QC। ठीक है जी, QL माइनस QC। ओके, पावर ट्रायंगल इसका बच्चों कैसे बनेगा, पावर ट्रायंगल आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज P, दिस वन Q, दिस इज S, थीटा एंगल आ गया। ठीक है, दिस इज योर एंगल थीटा। ओके ना, तो ये रही बातें आपके RLC सर्किट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बातें हम लोगों ने कर ली, RLC सर्किट से रिलेटेड मैक्सिमम बातें हम लोगों ने कर ली। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या है, एक चीज जो था पॉइंट, यहाँ पर एक एजम्पशन पर मैंने बातें की थी कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई पावर फैक्टर पूछ लेगा ना, तो यू मस्ट से द पावर फैक्टर इज लैगिंग नेचर। यहाँ पर आपका बेटा पावर फैक्टर किस नेचर का आ रहा है, तो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन पर बातें अगर हो रही थी तो पावर फैक्टर बच्चों कितना आ रहा है, लैगिंग नेचर का आ रहा है। वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। वैल्यू लिखना चाहते हो तो चलो लिख लो, कितना लिखोगे भाई, R अपॉन जेड, R अपॉन जेड वी आर अपॉन वी, R अपॉन जेड वी आर अपॉन वी इक्वल टू P अपॉन S। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर आ गया, लेकिन नेचर क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा। सर ऑलवेज आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का रहेगा क्या, ना ना, ये तो गलत बात हो जाएगी, ये आपका गलत बात हो जाएगी। फिर सही बात क्या होगी, सही बात ये होने वाली है कि अगर आपका VC ग्रेटर देन VL हो जाएगा, VC ग्रेटर देन VL हो जाता, तो ये जो आपका बना हुआ फेजर है वह नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, देन करंट स्टार्ट्स लीडिंग बाय एंगल थीटा। तो वहां पर आपका करंट लीड करना शुरू कर देती, और इधर पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रही है। इस प्रेजेंट सिचुएशन पर बातें मैं जो आपसे कर रहा हूँ वह मैं प्रॉपर एक सिचुएशन पर कर रहा हूँ, ना कि सारी इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। ओके ना, तो चलिए आज की क्लास आप लोग की यहीं तक हम रखने वाले हैं। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर जरूर करें आप लोग। क्लास एंड हो गई है, तो इस वजह से आप लोग को कमेंट करना भी ड्यूटी है आपकी, कि आप हमको बताएं कि भाई क्लास पर
आपको क्लास कैसी लगी या क्लास के प्रति आपके क्या सुझाव हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पैरेलल आरएलसी सर्किट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।